Hello everyone, welcome back to Legalic, and today we are going to study what is a contract along with what are some of the essentials of a contract. तो सबसे पहले लीगल मीनिंग देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आर्टिकल 2H, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझने से पहले आपको बहुत सी और टर्म्स हैं जो पहले समझनी पड़ेंगी, तो हम इस डेफिनेशन पे थोड़ी देर में दोबारा आते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो हो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है एक ऐसा प्रॉमिस जिसके साथ कुछ ना कुछ लॉफुल कंसिडरेशन हो। और प्रॉमिस किस तरह बनता है? प्रॉमिस बनता है ऑफर और एक्सेप्टेंस से। बाय दीज स्टेटमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑफर से। लेट अस अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ऑफर? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ सच पर्सन टू सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक एन प्रपोजल और एन ऑफर। मतलब जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को अपनी रजामंदी बताता है किसी काम को करने या किसी काम से रुकने की, ताकि वो बदले में जिसको बता रहा है उसकी रजामंदी जान सके, ये अमल एक ऑफर कहलाता है। मसलन अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को ये कहता है कि मैं ये गाड़ी 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, इस नियत से कि वो इस दूसरे शख्स की रजामंदी जान सके कि क्या वो इसे खरीदना चाहता है या नहीं, ये एक ऑफर कहलाता है। और ऑफर के लिए दूसरा वर्ड प्रपोजल भी इस्तेमाल होता है। नाउ आफ्टर ऑफर द सेकंड वर्ड इज एक्सेप्टेंस। नाउ व्हाट इज एक्सेप्टेंस? According to the definition, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. Thus, when the proposal when accepted becomes a promise, मतलब जिस शख्स को proposal दिया जा रहा है जब वो उस पर अपनी रजामंदी जाहिर करे, तो offer is said to be accepted. तो इस accept किए हुए proposal या offer को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक promise. अब promise से next word क्या है? Next word है lawful consideration. What is a consideration? In a contract, consideration refers to something of value that is given, promised or performed by one party in exchange for something else of value promised by the other party. Some example of consideration are money paid in exchange for goods or services, a promise to do something in exchange for something else, a promise not to do something in exchange for something else. तो मतलब consideration क्या होती है? Consideration कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी कोई ना कोई कीमत हो कानून के सामने या उस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद पार्टीज के सामने। मसलन पहले दी जाने वाली एग्जांपल में 10 लाख रुपए कार के बदले एक कंसिडरेशन थी। कंसिडरेशन वो कीमती चीज होती है जिसके बदले दूसरी पार्टी आपकी ऑफर को कंसिडर करती है। कंसिडरेशन कोई ना कोई पैसे भी हो सकते हैं या कोई सर्विसेज या एक्शन भी हो सकता है। कंसिडरेशन का यह प्रिंसिपल एक लैटिन फ्रेज क्विड प्रोको से लिया गया है। क्विड प्रोको मीनिंग समथिंग फॉर समथिंग और समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन का मतलब हुआ कोई भी ऐसी कीमती चीज जो किसी काम या किसी और चीज के बदले में दी जाए। अब इस कंसिडरेशन का लॉफुल भी होना जरूरी है, मतलब कि जो बदले में कीमती चीज या काम किया जाए वो लॉफुल हो या लीगल हो। मसलन कि अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को एक कीमती गाड़ी दे लेकिन मर्डर के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, क्योंकि इसके अंदर जो सर्विस कंसिडरेशन के तौर पे पेश की जा रही है वो लॉफुल नहीं है। तो अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को एक ऑफर करे और दूसरा शख्स उसे एक्सेप्ट कर ले, तो वो कहलाता है एक प्रॉमिस। और अगर दूसरा शख्स इस प्रॉमिस को मुकम्मल करने के लिए पहले शख्स को कुछ न कुछ लॉफुल कंसिडरेशन दे, तो ये बन जाता है एक एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब जब एक पार्टी की प्रॉमिस की हुई चीज दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन साबित हो और दूसरी पार्टी की प्रॉमिस की हुई चीज पहली पार्टी के लिए कंसिडरेशन साबित हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इस हालत को एग्रीमेंट कहा गया है। और एन एग्रीमेंट इज मेड when a proposal by one party is accepted by another for some lawful consideration। और जब यही एग्रीमेंट enforceable by law हो, तो उसे कहा जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? सिंपली एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे कंप्लीट ना करने पर आप अपने पार्टनर को किसी न किसी कोर्ट में भी लेकर जा सकें और फिर कोर्ट उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करवाने के लिए फर्स्ट पर्सन को इन्फोर्स कर सके। इस तरह का इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? द फर्स्ट एसेंशियल, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा, इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द सेकंड एसेंशियल इज टू पार्टीज, बिकॉज अ सिंगल पर्सन कैन नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। तो
मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कम से कम दो पार्टीज जरूरी होती हैं। द थर्ड एसेंशियल इज कंसिडरेशन, मतलब कि दोनों पार्टीज की तरफ से एक दूसरे को कुछ ऐसी चीज दी जाए जो दूसरे के लिए कीमती साबित हो। द फोर्थ एसेंशियल इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, मतलब कि दोनों पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने की कैपेसिटी भी हो, मीनिंग के फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेजर हो। क्यों? क्योंकि अंडर एज लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सेकंड के दोनों पार्टीज साउंड माइंड की हों, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। एंड द लास्ट वन इज शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद कोई ऐसा बंदा ना हो जो कि लॉ की तरफ से डिस्क्वालिफाइड हो। एग्जाम्पल के कोई एलियन एनिमी या कोई बैंकरप्ट इंसान। तो लॉ किसी दुश्मन मुल्क के इंसान या किसी बैंकरप्ट इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना करता है। नेक्स्ट इज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, मीनिंग के दोनों पार्टीज इस चीज की इंटेंशन रखती हों कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना एक लीगल ऑब्लिगेशन है। द सिक्स्थ एसेंशियल इज अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सम केसेस। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को रिटर्न होना लाजमी है। इसके अलावा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर रियल एस्टेट शामिल हो उनकी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। तो सम केसेस में ये फॉर्मेलिटीज भी पूरी होना एक एसेंशियल है। द सेवंथ एसेंशियल इज फ्री कंसेंट, मतलब कि दोनों पार्टीज अपनी मर्जी और रजामंदी से इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुई हों। मतलब कि अगर किसी पार्टी को जबरदस्ती किसी कॉन्ट्रैक्ट में डाला जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। द एट्थ वन इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग, मतलब के ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन की तमाम टर्म्स क्लियर हों। मतलब के प्रीवियस एग्जांपल में कौन सी कार, कौन सा मॉडल नंबर, क्या नंबर प्लेट, और 10 लाख रुपीस के लिए कौन से रुपीस, इंडोनेशियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस या इंडियन रुपीस, ये सब कुछ वेल डिफाइन होना चाहिए ताकि बाद में किसी किस्म का इशू ना आए। द नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब के एग्रीमेंट में बताया जाने वाला काम पॉसिबल भी हो, मतलब के इम्पॉसिबल चीजों पर एग्रीमेंट नहीं होता। एट नंबर 10 वी हैव लॉफुल ऑब्जेक्टिव, मतलब के कॉन्ट्रैक्ट में जो काम बताया जा रहा है वो लीगल भी हो। एग्जाम्पल अगेन किसी के मर्डर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। एंड लास्टली इट शुड नॉट बी एन एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट, मतलब के किसी दो बंदों के दरमियान में कोई ऐसा एग्रीमेंट ना हो रहा हो जिससे किसी तीसरे बंदे का कोई राइट वायलेट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल पैसे देकर किसी की मैरिज में रिस्ट्रेंट डालना। सच एग्रीमेंट्स आर एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट्स। एंड विद दैट द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड। और इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एडिक्वेट कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्टिव और एग्रीमेंट। करेक्ट आंसर के लिए आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं @legalekpk। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।